मंत्री जी किशन रेड्डी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कोल वर्कर्स का सेफ्टी सिक्योरिटी भी ध्यान दे रहे हैं। आपको मालूम है अलग अलग जगह कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको भी कम करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सितंबर 17 नेशनल लेबर डे है, विश्वकर्मा जयंती भी है और उसके साथ साथ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मतिथि भी है। वो दिन से हम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा जितने भी हमारा पीएसयूज हो, हमारा कोल इंडिया का जो भी पीएसयूज का एमडीओस भी हो, सभी जगह हम प्रयास कर रहे। पहली बार यूनिफॉर्म माइनिंग में काम करने वाले हमारे माइन वर्कर्स से लेकर हमारा सीएमडीस तक एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने का निर्णय किया है। इससे एक डिसिप्लिन बढ़ता है, एक विश्वास होता है और सभी ऑफिसर से लेके सीएमडी से लेके हमारा एक माइनिंग में काम करने वाले वर्कर तक एक समानता होता है। इसलिए इससे वर्कर्स के भी बहुत गौरव बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हम सभी कोल माइंस में पहली बार, आजाद के बाद पहली बार यूनिफॉर्म कंपलसरी इंट्रोड्यूस करें। हमारा कोल कंपनी से यूनिफॉर्म्स हमारा वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये एक घोषणा है, आज पहली बार कर रहा हूं। दूसरा, हमारा कोल माइंस का काम करने वाले वर्कर्स का एक्सग्रेशिया अभी 15 लाख तक का है। उस एक्सग्रेशिया 15 लाख से 17 सितंबर से वो 25 लाख बढ़ाने के लिए भी हमारा कोल इंडिया के हमारा पीएससी से अलग अलग निर्णय किया है। ये भी एक दूसरा घोषणा है। तीसरा घोषणा, जो भी इंश्योरेंस अभी तक मिलता है लगभग अलग अलग वर्कर्स को, अलग अलग उसके लेवल पर लगभग 40 लाख 30 लाख से लेकर इवन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी 80 लाख 90 लाख भी इंश्योरेंस का अभी हम जो भी अभी मिल रहे उसके एडिशनल 1 करोड़ इंश्योरेंस सभी भारत सरकार का, कोल मिनिस्ट्री का, कोल इंडिया का जितने भी पीएसयूज हो, सभी पीएसयूज में एग्जिस्टिंग जितने भी इंश्योरेंस का है उससे एडिशनल हम आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है। आज इसके कारण कोल माइनिंग में काम करने वाले हमारे वर्कर्स भाइयों को, बहनों को एक विश्वास होगा, घर में भी एक धैर्य रहेगा। इस दृष्टिकोण से एक बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मतिथि से ये भी इंप्लीमेंट करने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ जो आने वाले दिन में कोल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में जो कंटिन्यू रिफॉर्म्स ला रहे, आपको मालूम है 2015 से पहले कोल मिनिस्ट्री बहुत बदनाम मिनिस्ट्री था। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 204 कोल ब्लॉक्स को कैंसिल करा के उसको ट्रांसपेरेंसी के द्वारा अलर्ट करने का आदेश दिए थे। नरेंद्र मोदी जी 2015 से जो भी कैंसिल किया सुप्रीम कोर्ट,
उस ब्लॉक्स को जो नया डेवलप कर रहे उस नया माइनिंग एंड कोल ब्लॉक्स को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन ऑक्शन के द्वारा कोल एंड माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट करने का निर्णय किया है। आज तक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस कोल ब्लॉक्स का अलॉटमेंट ओपन एक्शन में करे, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएससीज हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएससीज हो, प्राइवेट सेक्टर हो, और जो भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का स्पिरिट्स देखते हुए इस एक्शन रिजीम के द्वारा ही काम शुरू किया है। आज सक्सेसफुली इसके कारण मिनिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। 11 साल से उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ रहे। भविष्य में भी जो भी रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स के द्वारा और ट्रांसपेरेंसी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाते हुए, देश में रोजगार बढ़ाते हुए, जो आने वाले दिन में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था का बड़ा देश भारत बनना चाहिए। इस दृष्टिकोण से चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह सहित तमाम प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। तो आज झारखंड के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। झारखंड और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन और देश को आज 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। ऐसे में झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। दक्षिण भारत में बीजेपी के विकास में अहम भूमिका रही है सीपी राधाकृष्णन की और बी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके जीत हासिल की। बता दें आपको, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था और उसके बाद चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है। तो झारखंड को भी गर्व है सीपी राधाकृष्णन पर। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके जीत हासिल की। झारखंड के 11वें राज्यपाल रह चुके हैं राधाकृष्णन। 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक उनका कार्यकाल रहा है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है और अब देश को मिल चुका है 15वां उपराष्ट्रपति। देखिए, झारखंड को गर्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, झारखंड की राज्यपाल रहीं राष्ट्रपति अभी फिलहाल जो हैं द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के राज्यपाल रहे, झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो भी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त देश में राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के पद पर सीपी राधाकृष्णन, दोनों का ताल्लुक झारखंड से रहा है। ऐसे में झारखंड को इस पर गर्व है। अब देखिए, बढ़ते खबरों में आगे। बिहार में एसआईआर पर जारी विवाद अभी पूरी तरीके से थमा भी नहीं है कि अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी तेज हो गई है। बताया ये जा रहा है कि अगले कुछ ही महीने में निर्वाचन आयोग यहां भी एसआईआर की तैयारी में है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने एक बैठक की जिसमें सभी जिले के ईआरओ और एईआरओ ऑनलाइन जुड़े। सभी को 2003 के वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आम लोगों के लिए 2003 के वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड सहित पूरे देश भर में एसआईआर की तैयारी है। ऐसे में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी है।
बाबूलाल मरांडी का ये दावा है कि राज्य में 2019 से 24 के बीच में विशेष वर्ग के वोटर की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो सामान्य नहीं है। ऐसे में उन लोगों की पहचान के लिए झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव के लिए हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, वो तो बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। और अभी वर्ग विशेष के लोगों की मैं ये मानता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से तो इतनी संख्या नहीं बढ़ सकती। मैंने जनरल जो मतदाता की जो वृद्धि हुई, आम मतदाता की, उससे जस्ट 2 गुना के करीब वृद्धि हुई है। अब देखिए, विरोध के बीच में एसआईआर की तैयारी है। बिहार में एसआईआर पर अब भी विवाद है। विपक्ष के नेता एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड सरकार भी एसआईआर के विरोध में है। विधानसभा में एसआईआर का मुद्दा जो है वो गर्मा चुका है। सदन में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। विपक्षी बीजेपी जो है झारखंड में एसआईआर के साथ है, तो बिहार में एसआईआर पर अब भी विवाद है। और देखिए, विपक्ष के नेता जो हैं एसआईआर पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि विधानसभा में एसआईआर का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। झारखंड सरकार भी एसआईआर के विरोध में है। सदन में देखिए एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब आपको ये भी बताते चलें कि झारखंड में एसआईआर के साथ है विपक्ष। झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। बीजेपी का ये मानना है एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान हो पाएगी। बीजेपी ये कह रही है, राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाना चाह रही है। बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर के विरोध जो है वो हो रहा है। बिहार हो फिर झारखंड हो, हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। झारखंड में एसआईआर को जरूरी बताते हुए इधर बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में घुसपैठिए काफी संख्या में बढ़े हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम जो है मतदाता सूची में जोड़कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, उनका नाम राशन कार्ड और मैया योजना सम्मान में भी जोड़ा गया। अब उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर समय रहते हेमंत सोरेन नहीं समझते हैं तो उनका भी हाल पाकिस्तान के योगेंद्र मंडल की तरह होगा। इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया। उनके नाम से राशन कार्ड बनाए गए, उनके नाम से मैया योजना में जोड़ा गया। एसआईआर और घुसपैठ को लेकर बाबूलाल मरांडी के ताजा बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कहा है कि उन्हें तथ्य और आंकड़े पेश करके अपनी बात रखनी चाहिए। जेएमएम प्रवक्ता ने यह कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम चढ़ा है तो ये काम निर्वाचन आयोग की निगरानी में होता है। उन्होंने एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने का साफ तौर पर खंडन किया है। बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए। सिर्फ बोलने से हो जाता है? अगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, गलत लोगों का नाम चढ़ा है, तो ये राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के निगरानी में ये सब चीज होता है। क्या कुछ कर रही थी निर्वाचन आयोग? और जहां तक वोट बढ़ने की बात है, वोट तो हर राज्य में बढ़ता है, पूरे देश में वोट बढ़ा है। अब वो बोलेंगे एक वर्ग विशेष का बढ़ा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। तो झारखंड में एक बार फिर एसआईआर के बहाने घुसपैठ पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने का दावा किया है, जिस पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने यह कहा है कि घुसपैठिए पहले बाबूलाल मरांडी के पास आते हैं और वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसीलिए बाबूलाल मरांडी को घुसपैठियों की ज्यादा जानकारी होती है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने। तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहाँ घुसपैठिए टिके हुए हैं। ये बीजेपी जो है
ये दोषीवार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में है, केंद्र की सरकार उनके हाथ में है। जो बांग्लादेश के सीमाओं से राज्य लगते हैं उन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहां से वो परमिट इशू करते हैं बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने के लिए, और बीजेपी के यहाँ आके वो बांग्लादेशी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। दुमका से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक मंदिर के पास किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद इलाके के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो घटना सरैयाहाट के बाबूपुर की बताई जा रही है। काली मंदिर के पास गंदगी की गई है। माहौल बिगाड़ने की साजिश समुदाय विशेष के लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि वो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें आपको, लोगों पर शौच करने का आरोप लगाया गया है और इसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लग रहा है और इसको लेकर लोगों ने सरैयाहाट थाने में आवेदन दिया है, जिसमें कुछ संदिग्धों के नाम दिए गए हैं। अब इस घटना के बाद 2 थाना हंसडीहा और सरैयाहाट के अधिकारियों के साथ ही अंचल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की छानबीन शुरू की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेश, देखिए, कुछ समुदाय विशेष के लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि मंदिर के बाहर उन्होंने कुछ गंदगी फैलाई है और इसको लेकर वहां पर फिलहाल आक्रोश है। पूरी जानकारी दीजिए, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बता दूं कि जब सुबह जो ग्रामीण थे वो पूजा करने के लिए जब मंदिर पहुंचे थे, तो ग्रामीणों ने देखा कि 3-4 जगह जो है वो शौच कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रामीणों ने थाना प्रभारी सरैयाहाट को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है और इसमें जो है कुछ विशेष लोगों का नाम जो है उसमें दिया गया है। साथ ही इस घटना को लेकर जो है लोग काफी आक्रोशित है। फिलहाल जो है मंदिर परिसर में ग्रामीणों की काफी भीड़ है। मौके पर 2 थाना के जो प्रभारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो ग्रामीण है कार्रवाई की मांग को लेकर डटे हुए हैं। जी तो नितेश, क्या वहां पर अधिकारी पहुंचे? फिलहाल क्या पूछताछ हुई है? जी, थाना प्रभारी से मैंने बात करने की प्रयास किया था, लेकिन वो फोन जो है वो रिसीव नहीं किए। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, सरैयाहाट थाना प्रभारी, हंसदिया थाना प्रभारी दोनों जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं और सीओ जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। जी चलिए, ठीक है नितेश, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर सरायकेला के आदित्यपुर से है, जहां पर लोन दिलाने के नाम पर एक युवती को बेचने का मामला सामने आया है और ये मामला करीब 1 साल पुराना है, लेकिन युवती के वापस लौटने पर इस बात का खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि करीब 1 साल पहले एक युवती को लोन दिलाने के नाम पर राजस्थान ले जाकर 1,20,000 रुपए में बेच दिया गया। हालांकि इसमें युवती की शादी की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देंगे बोल के मेरा लड़की को घर से बुलाकर आधार कार्ड बनवा के अस्पताल से राजस्थान में लेके बेच दिया। उसके बाद में हम लोग को कुछ पता नहीं। हम 2 बार जा के पूछे भी जो मेरा लड़की कहाँ गई, तो वो बोली जो तेरा लड़की को हम लोग नहीं देखेंगे। और बाद में जाके देख रहे हैं, आगे कुछ दिन के बाद में 1 साल 2 महीना होने के बाद में मेरा लड़की, मेरा दामाद वापस आया। लेकिन ये लड़की को एक बास्को नगर की एक महिला और एक सतवनी की का ही एक जेंट्स है, जिसके द्वारा 1,20,000 में राजस्थान के एक युवक को बेच दिया गया। इसको, इस लड़की को घर से लोन दिलाने के नाम पर बहला फुसला के बुलाया गया था। उसके बाद इसको जो बास्को नगर की महिला है उसके द्वारा इसको ट्रेन से राजस्थान लेके जाया गया और वहाँ इसको बेच दिया गया। अभी देखिए, वो मामला जो है ना जांच के दायरे में, हम लोग जांच कर ही रहे हैं। अभी मानव तस्वीर की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें शादी की भी बात आ रही है। इसमें पुलिस जो है सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। इसके बाद ही हम लोग कुछ ठोस ढंग से कुछ बोल सकते हैं। सर, शादी को लेकर क्या मामला आ रही है सर सामने? शादी की बात है कि लड़का इसे शादी करके राजस्थान ले गया है और उसमें जो है यहाँ छपरा में एक मंदिर में शादी की बात सामने आई है। बड़ी खबर रामगढ़ से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। मांडू वन क्षेत्र के लाइयू के डोडाटांड में हाथियों के झुंड ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण की सूचना पर देर रात तक वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी रही। हाथियों का झुंड अभी भी पास के जंगली क्षेत्र में मौजूद है। हाथियों के 2 अलग-अलग झुंड हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं और सरकार से फसल की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर में बन रहा शहर का पहला फ्लाईओवर लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही शहर वासियों को इस फ्लाईओवर की सौगात मिल सकती है।
करीब 360 करोड़ की लागत से बन रहे 4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के शुरू होने से शहरवासियों को महाजाम से मुक्ति मिल सकती है। फ्लाईओवर के ऊपर का काम अंतिम चरण में है और अगले कुछ महीने में ये फ्लाईओवर शुरू हो सकता है। शहर में बनने वाला सबसे पहला फ्लाईओवर की तस्वीर न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखाएगी, जो जमशेदपुर से मानगो को जोड़ती थी। और मानगो की पहचान जो है इन दिनों जाम से हो रही थी। लोगों को 5 मिनट का सफर जो है वो घंटों जाम में फंसकर गुजारना पड़ता था, मगर इस फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं इस जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। और न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले इस फ्लाईओवर की ऊपर की तस्वीर दिखा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो रहा है। और जो इंजीनियर है, जो मजदूर है, वो लगातार फ्लाईओवर के ऊपर का निर्माण है अंतिम रूप दिया जा रहा है। देख सकते हैं लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बन रहा है, जो जमशेदपुर से मेरिन ड्राइव से सीधे तौर पर मानगो डिमना रोड होते हुए ये राजस्थान भवन के पास ये उतरेगा। और लगभग 360 करोड़ की ये योजना है और इससे इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। हालांकि जो मेरिन ड्राइव से नदी में निर्माण होने वाला है वो होगा और लगभग 6 से साल भर के अंदर जो है ये फ्लाईओवर की सौगात जमशेदपुर और मानगो के लोगों को मिल जाएगी। फ्लाईओवर जो है ये डिमना रोड की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अभी मानगो में भी कुछ मीटर तक ये फ्लाईओवर बनेगा और उसके बाद ओल्ड पुलिया रोड में बनेगा और उसके बाद इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। और कहीं ना कहीं उद्घाटन होने के बाद जमशेदपुर ही नहीं, मानगो के लाखों लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। हालांकि न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को सबसे पहले ऊपर की तस्वीर आपको दिखा रहा है और ये खुशखबरी की बात है कि अगर ये इस फ्लाईओवर का जल्द उद्घाटन होगा तो जमशेदपुर और मानगो के लोगों को जो जाम की समस्या से परेशानी होती थी उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और